हेलो दोस्तों, आज आईएएस मेंस पेपर 3 2014 का ये क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं इजी क्वेश्चंस पिक करता हूँ ताकि बिगिनर्स को भी इससे फ़ायदा हो सके। अब देखिए, इसमें जो 2014 का ये पेपर 3 क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो वो मेंस का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का 2014 का निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, कि रक्षा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई को अब उदारीकृत करने की तैयारी है। ठीक है, मतलब जो डिफेंस सेक्टर है, जैसे कि सामान में जो हम लोग आर्म्स बनाते हैं, चाहे टैंक बना रहे हो चाहे मिसाइल बना रहे हो, उसमें एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशों का पैसा निवेश करने के लिए नियमों को उदारीकृत मतलब लिबरल बनाया जा रहा है। दोस्तों, लिबरल मतलब जैसे कि आपके घर में कोई आता है तो आप लिबरल रहते हैं कि आइए ना, चाय पी लीजिए, ठीक है, खा लीजिए, ठीक है, पकवान भी बना हुआ है वो भी खा लीजिए, पेट भर लीजिए, लास्ट में हाजमोला भी खिला देंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो उदारीकरण मतलब जैसे कि 1991 में, ठीक है, मनमोहन सिंह के देखरेख में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो उसी उदारीकरण का एक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो रहा है, जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। उदारीकरण मतलब होता है नियमों को उदार करना। पहले कोई कंपनी अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसमें इतना टाइम लगता था दोस्तों ना, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने में सरकारें जानबूझ के लटकाती थी। और इसके पीछे डर का संकल्पना ये था, डर का संकल्पना इसके पीछे ये था क्योंकि 200 साल लगभग भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा था। तो 1991 के पहले ना भारत से विदेशों का व्यापार ना के बराबर होता था। उनको लगता था अभी हम कमजोर हैं, फिर व्यापार करेंगे। फिर वो व्यापार के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो कहता था ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ठीक है। तो ये सब दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये सब कभी कभी आप मेंस के कोटेशन में या कंक्लूजन जब आप लिखते हैं, निष्कर्ष, उसमें डाल सकते हैं। लेकिन वो आंसर और जो आप उसको चेप रहे हैं, जैसे कि कॉपी कर रहे हैं, तो वो रिलेट होना चाहिए कंक्लूजन। पता चलेगा कंक्लूजन आप चावल दाल के बारे में लिख रहे हैं और फिर जो कोई कोटेशन है वो आप इसरो साइंटिस्ट या फिर उससे रिलेटेड करके डाल दिए, तो मैच होना चाहिए। जैसे नैतिकता है तो नैतिकता कोई कोई स्त्री का है तो स्त्री का कोई टॉपिक है तो उसमें यत्र नारी अस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वही देवताओं का वास होता है। तो इस तरह की चीजें कंक्लूजन में डालने से तुलनात्मक रूप से जो दूसरे लोग का आंसर है उसकी तुलना में आपका आंसर थोड़ा इफेक्टिव हो जाएगा। आप खुद सोचिए ना, जैसे कि महिला का विकास करने के बारे में बताया जा रहा है, तो उसमें आप एक अच्छा लाइन लिख दिए, भगवत गीता रिटेन ऑन भगवत गीता, और उसके बाद डिस्क्राइब किए, तो मतलब एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे पता है उनको कि ये बुकिश नॉलेज के अलावा और भी चीज़ों पे ध्यान देता है, ठीक है। अब देखिए टॉपिक पे आते हैं। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को अब उदारीकृत करने की तैयारी है, मतलब कि अलाउ करने के प्लानिंग किया जा रहा है। इसके तत्काल और दीर्घकालिक लाभ क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तत्काल और दीर्घकालिक लाभ के बारे में पूछ रहा है, और सॉरी, दीर्घकालिक प्रभाव क्या है यहाँ, सॉरी प्रभाव है, ये प्रभाव है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा कि पहले रक्षा क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन दे दीजिएगा, ठीक है, कि रक्षा क्षेत्र किसी भी देश का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। कोई भी मान लीजिए ये 150 शब्द का आंसर है, ठीक है, 12 नंबर का, तो इसमें मान लीजिए, तो इसमें इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा। इंट्रोडक्शन एक आधार तैयार करता है, जैसे आप बोलते हैं ना कि सर माय नेम इज फलाना ठिकाना चिकाना, तो उस तरह से आई एम फ्रॉम हेयर, माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज दिस, इस तरह से। तो आप लिखिएगा डिफेंस सेक्टर किसी भी देश का बहुत महत्वपूर्ण भाग है और देश की सुरक्षा सर्वोपरि रही है, इसीलिए इस पर किसी भी तरह की चूक करना समझदारी नहीं है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। या फिर लंबे समय से भारत जैसा आप इंट्रोडक्शन देना चाहिएगा। मेंस में आंसर में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, याद रख लीजिए। अभी अगर कोई आंसर अच्छा लिख रहा है तो 2 साल बाद या 1 साल के बाद आप उससे बहुत बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। तो जितना हम पॉइंट्स बताते हैं वो परफेक्ट नहीं है, आप उसमें जितना चाहेंगे ऐड कर सकते हैं, सबकी क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है। एक ऐसे को 100 गोल आदमी को लिखने बोलिए तो 100 लोग अलग अलग तरीका से लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन, या फिर शुरू से ही हमारा जो भारत देश है हथियारों का आयातक देश रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि निर्यात की ओर भी ध्यान दिया जाए। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन से आप शुरुआत की, ठीक है, उसके बाद उसमें डाल दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो लिबरल उदारीकृत है उस पर कुछ पॉइंट्स आप डाल सकते हैं कि यहाँ पर भारत में एफडीआई को अलाउ किया जा रहा है, मतलब नियमों को ढीला किया जा रहा है, और इसमें मतलब विदेशी लोगों को एंट्री दी जा रही है, जैसे मिसाइल बनाने में
तो कई लोग इसकी आलोचना करते हैं कि फिर कहीं विदेशी के कब्जे में ना चला जाए। यह भ्रांति की बात है कि जब आपके घर में तभी कोई कब्जा कर पाता है जब आप कमज़ोर हो। जब आप खुद शक्तिशाली हो तो बाहर से आक्रमण करना या फिर उन पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए पैसे का अभाव और समय की तंगी को देखते हुए हमें एफडीआई को अलाउ करना चाहिए। इसके तत्कालिक लाभ में 4.5 लिख दीजिए आप, तत्कालिक लाभ कि भारत को पैसे कम लगेंगे। एफडीआई जब अलाउ कीजिएगा, मान लीजिए एफडीआई आप अलाउ किए, फिर 49%, ठीक है, 49% मिसाइल बनाना है, तो मान लीजिए 500 करोड़ इंडिया का लगा और उन्हें 490 करोड़ इसका लगा, टोटल 1000 करोड़ में उनका लगा, दूसरे लोगों का पैसा लगा। तो उसमें देखिए इसमें से 490 करोड़ भारत का बच रहा है ना, ठीक है, और हमारी सेना मजबूत है तो कोई भी कैसे आगे कब्जा कर लेगा, ठीक है। दूसरी बात है कि प्राइवेट कंपनी जब इंटरेस्ट लेगी तो उसमें वो रिसर्च एंड R&D करेंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जैसे दो लोग, जैसे एक घर बना रहे हैं आप, दो भाई में विवाद है, घर बना रहे हैं अलग अलग तो खर्च ज़्यादा है, लेकिन दो भाई मिल के एक घर बनाते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग हो जाता है उसमें। और वो एक घर 25-25 लाख का बनाओ या 100-100 लाख का, ये सॉरी 1 करोड़ का बनाओ, लेकिन अगर दोनों 1-1 करोड़ मिला के घर बनाए तो वो घर बहुत अच्छा बनता है, कैंपस बहुत तगड़ा बनता है, क्योंकि भूमि का बंटवारा नहीं होता है। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट आप बताइएगा, समय होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस तरह से 3-4 पॉइंट और भी आप कुछ ऐड करना चाहे जो अभी दिमाग में मैं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी तक इसकी तैयारी नहीं की। अब इसका दीर्घकालिक लाभ क्या हो सकता है या दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है? दीर्घकालिक प्रभाव में ये हो सकता है कि लंबे समय के बाद हो सकता है कि भारत एक आयातक देश ना रहे हथियारों का, भारत एक निर्यातक देश बने। और वर्तमान में हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अब हम बहुत सारे जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसकी डिमांड हो रही है, ठीक है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की मिसाइल हो रही है, ताकि साउथ चाइना सी जो है वो उसको कवर करना चाहता है चाइना। तो अगर साउथ चाइना सी से आसपास के कंट्रीज को अगर हम ये ब्रह्मोस मिसाइल भेजेंगे तो चाइना को काउंटर किया सकता है। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल सुन लीजिए थोड़ा सा, ब्रह्मोस मिसाइल क्या होता है? ब्रह्मोस मिसाइल उसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है और इतनी तेजी से चलता है कि वो 99% चांसेस है कि वो अपने जो लक्ष्य है उसको भेद के ही आता है। मतलब अगर आप पर टारगेट किया गया, ठीक है, आपके कमर में, चाहे आपके आंख में, चाहे कोई भी मेटल में, तो वो हिट करके आता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो दीर्घकालिक प्रभाव में ये डाल सकते हैं। फिर कुछ कमियां में आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि बेशक हमें एफडीआई को अलाउ करना चाहिए कंक्लूजन में, ठीक है, लेकिन हमें सतर्कता के साथ काम करना चाहिए और ये काम हमेशा भारतीय हित होना चाहिए। उसमें भारतीय लोगों को अधिक से अधिक नौकरी मिले, पार्टिसिपेशन उनका ज़्यादा हो। भारतीय साइंटिस्ट, भारतीय जो युवा, आज बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, अगर उनको उनमें ट्रेनिंग देके पार्टिसिपेशन दिया जाए तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। इस तरह से कंक्लूजन करके आप निकल सकते हैं। देखिए अब ये कंक्लूजन मान लीजिए लिख दिए, अब यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है तो हम बताए हैं, आप इसको पॉज करके सुन सकते हैं, उसमें आप गूगल में सर्च करके और अच्छा आंसर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आप और इसको बेहतर बना सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि जो यूपीएससी मेंस का पूरा आंसर करना होता है दोस्तों, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एक एवरेज मार्किंग भी आप लेके चल रहे हैं, 4 नंबर, 4.5 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 4.5 नंबर, इस तरह से, तो आपके पास होने के चांसेस बन जाते हैं। किसी एक आंसर को बहुत बेहतरीन लिखना और अगले में खाली छोड़ देना, दैट इज नॉट गुड स्ट्रैटेजी, ठीक है। यू हैव टू टच ऑल क्वेश्चंस, मतलब आपको सभी क्वेश्चंस टच करने होंगे। इवन मैंने जो लोग एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू देखा, लास्ट में अगर इंडिया से क्वेश्चन है या वर्ल्ड से क्वेश्चन अगर उनको नहीं पता तो उन्होंने वर्ल्ड मैप बना दिया है। कुछ अगर पेपर खाली है तो एग्जामिनर कोई भी मार्क्स नहीं देना चाहेगा। जो यूपीएससी का, आईएएस का मेंस का कॉपी चेक करते हैं वो बहुत पारंगत होते हैं, उनको मूर्ख बनाने की कभी कोशिश मत करिएगा। आपको पता है तो बताइए, न तो बाहर निकलिए वहां से चुपचाप, या फिर जो डिमांड है उसके अनुसार कुछ भी आता तो लिख कर आइए। उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि दैट यू आर बिकमिंग ओवर स्मार्ट। यू कैन बी स्मार्ट बट डोंट ओवर ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ठीक है। ओवर स्मार्ट बनेंगे आपका कॉपी रद्द हो जाएगा, आप फेल हो जाएंगे आप। तो उसमें होता है जैसे कि इंटरव्यू बोर्ड में भी ना, जैसे एग्जाम्पल इंटरव्यू बोर्ड में भी आप जाते हैं, आपसे पूछा जाता है क्या है, तो आप सच बताएंगे ना। तो कमियां सब में है, जो इंटरव्यू बोर्ड ले रहे हैं उनमें भी कुछ ना कुछ अपने युवा अवस्था में कमियां रहेंगी, कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन आप झूठ बोलेंगे ना, तो झूठ बोलने से क्या होता है कि ये कमी है, सॉरी बोल के निकल जाइए वहाँ पे, कि हाँ सर ये जस्ट आई एक्सेप्टेड, चाहे कुछ भी गलती हुआ तो। लेकिन आप झूठ बोल को बरगलाने की कोशिश करते हैं, वो आपके ऐसे कम से कम हजारों स्टूडेंट को देख चुके होते हैं, तो एक बार देख के स्कैन कर लेते हैं। तो जितना जेन्युइन रहिए। और इसीलिए इससे कि बहुत लोग, जहाँ तक मैंने अनुभव किया कि कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं और सेलेक्ट होते हैं, उसमें जो जेन्युइन पर्सन होता है ना, ये देखा गया, अगर वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी है उनमें, तो वो ज़्यादा होता है। छल कपट उनमें अगर कमी है, क्योंकि बाद में बहुत सारे करप्शन के केसेस आते हैं सिलेक्शन में, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही आपके माइंड में करप्शन है तो चांसेस है कि इंटरव्यू बोर्ड में आपको पास नहीं किया जाएगा,
ठीक है, आप मेंस बहुत अच्छा स्कोर कर चुके हो फिर भी, क्योंकि अगर आपके चेहरे से आपकी कोई भाषा से झलक रहा है या दिखावा कर रहे हैं आप, तो पकड़ लिए जाएंगे आप। 60 साल का अनुभव, जैसे कि मैं अभी युवा हूँ, तो मैं बहुत, जैसे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, बिगनर्स को कुछ कुछ को मेंटरशिप देता हूँ यूपीएससी के लिए, तो उसमें मैं जज कर लेता हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो वो तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं मेरे से, जबकि अभी मेरा शुरुआत हुआ है अभी टीचिंग लाइन में। ठीक है, तो इस तरह से, और ये एक एवरेज या फिर थोड़ा एवरेज से थोड़ा ऊपर करके सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट करते हैं बार बार प्रैक्टिस करते हुए, आप देखिएगा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। डेली अगर जो लोग यूपीएससी देना चाहते हैं तो डेली एक आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन देखिए, उसके अनुसार एनालाइज करके क्वेश्चन लिखिए और लिखिए। इंट्रोडक्शन ही लिखिए, मेन बॉडी ही लिखिए, कंक्लूजन ही लिखिए, लेकिन लिखिए, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कोई कहता है कि 10 मिनट वॉक करना, 10 मिनट वॉक, ये इस तरह से काम है कि कोई 1 लीटर दूध से, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई 1 लीटर दूध 1 महीने के लिए पी जाए और कोई 1 कप हल्दी दूध साल भर के लिए पीता है, तो 1 कप जो हल्दी का दूध है बहुत दमदार तरीके से आपके बॉडी में असर करता है। तो ये इसी टाइप का तैयारी है दोस्तों। ठीक है, लगना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, कई बार ऊपर उतार चढ़ाव आएंगे, आप टूटेंगे, लेकिन काम आपको करना होगा। ठीक है, थैंक यू। कुछ होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।